हेलो एंड वेलकम। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के इस सीरीज़ ऑफ टॉपिक्स में से चौथा पार्ट आज हम कवर करेंगे। हमने पिछले 3 पार्ट्स में बेसिक्स कवर किया है, रिफ्लेक्शन कवर किया है। आज के इस चौथे पार्ट में हम रिफ्रैक्शन कवर करेंगे। अगर किसी ने वो 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो वहाँ से देख सकता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। हमने लाइट के बारे में पढ़ा है, हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है। रिफ्लेक्शन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है, रिफ्लेक्शन होती क्या है, मिरर्स कैसे काम करते हैं, मिरर्स में इमेज कैसे बनती है, केसेस वगैरह सब पढ़े हमने। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम रिफ्रैक्शन कवर करेंगे। ठीक, तो हमें पता है कि जब भी एक मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है तो वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, जब भी एक मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है तो वो प्रोपोगेट करती है एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक, लेकिन अब क्या होता है कि अगर एक जो लाइट है, अब अगर लाइट है वो एक मीडियम से होकर दूसरे मीडियम में आ जाए, ठीक है, तो वो फिर क्या होता है कि वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है तो जो उनका इंटरफेस है, जो दो मीडियम्स का इंटरफेस है, ठीक है, जो दो मीडियम्स का इंटरफेस होता है वहाँ पे वो बेंड करती है, लाइट वहाँ पे बेंड करती है। इट हैज़ बीन प्रूवन और इट हैज़ बीन showed that when a light travels from one medium to another medium at the interface of both the medias the light bends। ठीक है, तो लाइट बेंड करती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो ट्रैवल करती है। हालांकि अगर एक ही मीडियम में वो ट्रैवल करे तो बेंड नहीं करती, स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है, विच हैज़ बीन डिस्कस्ड इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। ठीक, लेकिन अब क्या देखा गया है कि अगर वो दूसरे मीडियम में चली जाए, फॉर एग्जाम्पल एयर वैक्यूम में चल रही थी, अब एयर में आ जाए अचानक से, या एयर में चल रही थी अब गिलास में चली जाए, गिलास एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, ठीक है, एयर एक मीडियम है, वैक्यूम एक मीडियम है, तो अगर एक मीडियम में ट्रैवल कर रही थी दूसरे मीडियम में आ जाए तो वो एट द इंटरफेस ऑफ सेकंड, दैट मीन्स एट द लाइन ऑफ सेकंड मीडिया, ठीक, वो वहाँ पे बेंड करती है। ठीक, तो अब ये बेंड करती क्यों है, और यही बेंड, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन अ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी फिनोमेना को कहा गया है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, जैसे हमने पहले में कहा था कि अगर एक मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है तो और फिर कोई मिरर आ जाए उसके सामने या कोई पॉलिशड सरफेस, हाईली पॉलिशड सरफेस, तो वो पॉलिशड सरफेस उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, तो उस फिनोमेना को हमने नाम दिया था रिफ्लेक्शन। ठीक, अब अगर एक मीडियम में चल रही थी लाइट, दूसरे मीडियम में आ जाए और वो दूसरा मीडिया क्या करेगा, उसको बेंड करेगा लाइट को। ठीक, तो उस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं, उसको एक और फिनोमेना का नाम दिया हमने, वो कहता है, उसको हमने नाम दिया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो सिंपली अगर डेफिनेशन की बात आए तो हम रिफ्रैक्शन कहेंगे व्हेन अ लाइट ट्रैवल्स ऑब्लिकली, दैट मीन्स एट एन एंगल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम into another it gets bent, this bending of light is known as refraction of light। ठीक है, तो अब करना क्या है कि अब हमें और एक बात याद रखनी है कि जब लाइट ट्रैवल करेगी फ्रॉम रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, ठीक है, मीडिया मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कि उनकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ की लाइट उसमें ट्रैवल कितनी कर रही है, ऑन द बेस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। मीडिया दो मतलब कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। ठीक है, अब अगर लाइट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम रेयरर मीडियम, पहले मतलब रेयरर मीडियम में थी, फिर अचानक वो डेंसर मीडियम में चली गई, तो ये याद रखना है कि इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो वो जो नॉर्मल होगा वो बेंड करेगी मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, अब अगर क्या करेगी, अब अगर पहले डेंसर मीडियम में थी और फिर वो दूसरे मीडियम में आ गई तो दूसरा मीडियम रेयरर मीडियम था, ठीक है, तो वो क्या करेगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो याद रखना है कि अगर रेयरर मीडियम में थी और डेंसर मीडियम में आ गई तो वो बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर वो पहले ही डेंसर मीडियम में थी, ठीक है, तो फिर रेयरर मीडियम में आ गई तो वो ये जो नॉर्मल है उससे अवे बेंड करेगी। ठीक, ये याद रखना है, ये हमें मतलब ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन का, कि जब लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो वो बेंड करती है। ठीक है, अब याद रखना है कि अगर पहले मीडिया जो था जिसमें लाइट ट्रैवल कर रही थी वो रेयरर मीडियम था और जब दूसरे मीडियम में आ गई तो वो डेंसर मीडियम था, तो वहाँ पे जो लाइट बेंड करेगी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल करेगी, दैट मीन्स जो नॉर्मल है हमारा उसकी तरफ वो बेंडिंग शुरू कर देगी। ठीक है, या दूसरा केस ये है कि अगर लाइट अब डेंसर मीडियम में थी पहले और फिर वो रेयरर मीडियम में आ गई, दैट मीन्स पहला मीडियम जो था डेंसर मीडियम था और दूसरे मीडियम में वो रेयरर मीडियम में आ गई, तो लाइट जो बेंड करेगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ठीक है, ये याद रखना है हमें। अब क्वेश्चन जो आता है वो मतलब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि रे ऑफ लाइट बेंड करती ही क्यों है, ठीक है, ये बेंडिंग होती क्यों है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, ठीक है, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट की वजह से बेंड करती है डिफरेंट मीडियम्स, क्योंकि डिफरेंट मीडियम्स में वेलोसिटी ऑफ लाइट डिफरेंट होती है, इस वजह से उन डिफरेंट मीडियम्स में बेंडिंग होती है लाइट की। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम वैक्यूम या एयर की बात करें तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगर हम वाटर की बात करें, एक और मीडियम है वाटर, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स कम हो गई स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम गिलास की बात करें तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब जितनी ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज़ होती है। ये हमें याद रखना चाहिए कि जितनी ऑप्टिकल डेंसिटी और जितनी डेंसिटी किसी भी मीडियम की, जितनी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम की इंक्रीज़ होती है, ठीक है, उसकी स्पीड ऑफ लाइट भी डिक्रीज़ होती है। ठीक,
दैट मीन्स ऑप्टिकल डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट हैज़ इनवर्स रिलेशंस। तो ये याद रखना है हमें। बेंडिंग इसलिए होती है क्योंकि हर एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट है, ड्यू टू डिफरेंट स्पीड्स ऑफ लाइट बेंडिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। अब क्या है कि अगर एक मीडियम में फॉर एग्जांपल हमारे पास मीडियम 1 है, एक पहला मीडियम, उसमें स्पीड ऑफ लाइट इज़ हायर, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द मीडियम 2। इसका मतलब क्या होता है कि मीडियम 1 इज़ सेड टू बी ऑप्टिकली रेयरर एंड मीडियम 2 इज़ सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर। यानी जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा हो उसको कहेंगे हम ऑप्टिकली रेयरर। दैट मीन मीडियम को ऑन द बेस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया कि जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो तो उसको कहेंगे हम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो तो उसको कहेंगे हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ये याद रखना है। अब जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा कि रिफ्लेक्शन ये है और उस रिफ्लेक्शन को गवर्न लॉज करते हैं, ठीक है, इसी तरह से हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा और रिफ्रैक्शन को भी गवर्न लॉज करते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन में 2 लॉज थे, रिफ्रैक्शन में भी 2 लॉज है जो रिफ्रैक्शन को गवर्न करते हैं, ठीक है। तो पहला लॉ क्या है कि द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे था, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट द इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ एट द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये पहला लॉ कहता है हमें। दूसरा लॉ क्या कहता है, रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया इज कांस्टेंट। और सिंपली अगर ये याद ना रहे तो दूसरा लॉ ये भी कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट मीन्स एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे टू द नॉर्मल, ठीक है, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे टू द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इन दोनों का रेशियो विद साइन, ठीक है, साइन, ठीक है, साइन कॉस एंड मैथमेटिक्स में पढ़ा हमने। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कांस्टेंट है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है। ये दूसरा लॉ कहता है फॉर अ गिवन कलर फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इस लॉ को सिनेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मतलब शॉर्ट आंसर टाइपिंग में ये मतलब आता ही आता है, ठीक है। सिनेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ये हमें याद रखना है। और सिंपली अगर ये भी याद ना रहा तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया इज कांस्टेंट, ठीक है, इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये है सेकंड लॉ ऑफ ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो 2 लॉज है, ये याद रखना है, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट आता है, इसी सेकंड लॉ से हमें एक और कंसेप्ट मिला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स क्या है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 2 टाइप्स है, एक को कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे को कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया। फॉर एग्जांपल कोई भी मीडियम है हमारे पास, ठीक है, अब सवाल वाला, अब बुक वाला हमसे पूछ रहा है या कोई भी एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि बताओ इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी विथ रेस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है। जैसे ये बात आती है कि स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जैसी वैक्यूम की बात आई तो हमें याद रखना चाहिए कि ये बात कर रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें कि जैसे ही वैक्यूम की बात आती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू दैट अगर हमें कोई पूछे कि बताओ इसकी स्पीड क्या होगी, इस मीडियम में क्या स्पीड होगी इसकी विथ रेस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, तो हमें ये याद रखना है कि ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और सिंपली n इज इक्वल टू c अपॉन v, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक। दूसरा क्या है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि 2 मीडियम्स, वेदर दे कैन बी वैक्यूम, दे कैन बी एयर और समथिंग एल्स, ठीक है। तो 2 मीडियम्स की आपस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, कोई भी मीडियम हो सकता है मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है, 2 मीडियम है कोई भी हो सकते हैं ये दोनों, अगर इनकी बात आती है तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेकिन एब्सोल्यूट में क्या याद रखना है कि विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, विथ रेस्पेक्ट टू या वैक्यूम और ईयर की अगर बात हुई तो एब्सोल्यूट हुआ, विथ रेस्पेक्ट टू एनी अदर मीडियम तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n21 से डिफाइन किया जाता है, दैट मीन्स n21 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडिया, और सिंपली वी कैन से दैट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, दैट मीन्स n21 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये बराबर होता है n21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है।
अब हमें कंसेप्ट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का समझ में आया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का समझ में आया। अब कंसेप्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कंसेप्ट ही क्या है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। ये याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें मेजर करके देता है कि एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्शन होती है बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब कितना बेंड होता है किसी भी मीडियम में, ठीक है, वो जो फिजिकल क्वांटिटी हमें देती है कि कितना एक मीडियम में कितना बेंड हुआ है ये लाइट, तो वो कंसेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स अस ए मेजर ऑफ द एंगल ऑफ बेंडिंग, कि एक ये जो लाइट बेंड हुई है किसी मीडियम में ये कितनी बेंड हुई है, ठीक है, कितने एंगल से ये बेंड हुई है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, जैसे हमने डिस्कस किया पिछली स्लाइड में। और व्हेयरएज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एक मीडियम का दूसरे मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। और अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है नोट में, ठीक है, अगर कोई मीडियम है हमारे पास, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाई है, ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है, तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट, उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। यानी अगर किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है तो इसका मतलब वो ऑप्टिकली डेंसर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, ठीक है। अब क्या है कि अगर एक रे प्रोपेगेट करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अनडेविएटेड, मैंने पहले क्या कहा था रिफ्रैक्शन में कि एक रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, ठीक है, तो वो बेंड करती है, वो डेविएट हो जाती है अपने पाथ से। अब अगर केस ये हुआ कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ गई विदाउट डेविएशन, ठीक है, अनडेविएटेड, ठीक है, विदाउट डेविएशन वो पास हुई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। हालांकि रूल क्या कहता है, रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि एक मीडियम से आएगी दूसरे मीडियम में, अगर दो मीडियम्स में लाइट पास हुई तो बेंड कर जाएगी, ठीक है। अब अगर ये होता है कि एक मीडियम में आई दूसरे मीडियम में चली गई अनडेविएटेड विदाउट डेविएशन, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर गई नॉर्मली टू द इंटरफेस, दैट मीन्स इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द इंटरफेस हुई, दैट मीन्स एंगल बिटवीन द टू इज इक्वल टू जीरो, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। इसका मतलब एंगल जो है वो जीरो हो गया, दैट मीन्स जब ये इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द इंटरफेस होगी दैट मीन्स इट विल पास अनडेविएटेड। ये याद रखना है, पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि अगर दो मीडियम्स में लाइट अनडेविएटेड पास हुई तो इसका मतलब पहले ही हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि लाइट जो होगी वो नॉर्मल टू द इंटरफेस होगी, ठीक है। या ये चीज़ हो सकती है, या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि उन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, ठीक है, दैट मीन्स बोथ ऑफ द मीडियम्स विल हैव सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। उसकी वजह से क्या होगा कि दोनों में से जो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होंगे दोनों के सेम जब होंगे तो उसमें से अनडिवेटेड लाइट पास हो जाएगी, ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई यूनिट्स नहीं होते क्योंकि ये एक फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम यूनिट्स है, ठीक है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ को रेशियो में हमने लिया तो इसलिए इसके यूनिट्स नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज़ है इसलिए इसके यूनिट्स नहीं होते। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट्स, ये पहला पॉइंट हमने, दूसरा पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब क्या है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी भी मीडियम का वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, याद रखना है, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। अगर एग्जाम में आता है कि बताओ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है और आपकी वैल्यू लेस देन 1 आती है तो इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए कि ये गलत हुआ है आंसर, ठीक है। ये हमें याद रखना है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्यों होता है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, और हमें ये पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा किस में होती है, वैक्यूम में होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, ग्रेटर वैल्यू अपन स्मॉलर वैल्यू, ठीक है, दो वैल्यूज़ का वो रेशियो है, इसका मतलब ग्रेटर वैल्यू एब्सोल्यूट के केस में ऊपर है और रिलेटिव और नीचे क्या है स्मॉलर वैल्यू, इसका मतलब हमेशा जो इनका रेशियो आएगा वो ग्रेटर देन 1 होगा क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में क्या है, इसमें क्या है, इसमें लेस देन 1 भी आ सकती है वैल्यू, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, यही है ना, तो उसमें मीडियम 2 सेकंड जो है ऑप्टिकली रेयरर हो सकता है और मीडियम 1 जो है ऑप्टिकली डेंसर हो सकता है। इसका मतलब इसमें जो मीडियम 1 है, ठीक है, वो ऑप्टिकली रेयरर हो सकता है, दैट मीन्स उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम हो सकता है, ठीक है, और सेकंड मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो सकता है, तो इसका मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 आ सकता है लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक। अब एक टेबल है, इसमें मैंने मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस बताए हैं कि किसके कितने हैं। फॉर एग्जांपल एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0003, ठीक है, ये याद रखना है, याद रखने की चीज़ है। आइस का है 1.31, ठीक है,
बेंजीन का 1.50, डायमंड का है 2.24, फ्लिंट गिलास का है 1.65, क्राउन गिलास का 1.52। यूजुअली जो गिलास का है वो है 1.5, ठीक है, ये हमें याद रखना है, गिलास का है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये याद रखना है। अब जो है गिलास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन, ये हमें पढ़ना है, ठीक है, सिलेबस में कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर गिलास स्लैब। एक गिलास स्लैब होता क्या है? गिलास स्लैब होती है, इट्स अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ गिलास विच इज़ टोटली ट्रांसपेरेंट, और सिंपली गिलास स्लैब इज़ ए सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ गिलास, ठीक। तो उसी में से रिफ्रैक्शन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो गिलास स्लैब अगर हमने फॉर एग्जांपल ये हमने गिलास स्लैब ले ली, तो इसमें से 2 बार रिफ्रैक्शन होती है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले मान लो एक इंसिडेंट रे आई यहाँ से, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, हमने नॉर्मल को पुट किया यहाँ पे, दैट मीन्स नॉर्मल इज अ लाइन विच मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द ग्लास एज ऑफ द ग्लास स्लैब, ठीक है। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, ईयर गिलास क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। व्हेन अ लाइट रेज ट्रैवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो एक्चुअल पाथ थी इसकी ये, लेकिन ये अब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में चली गई, ठीक है, इसलिए ये बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसलिए ये पाथ फॉलो करेगी, ठीक है, ये बेंड हुई है टुवर्ड्स नॉर्मल, एंड दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, एंड द एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये याद रखना है। अब ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ तक आई है, ठीक है, गिलास स्लैब में। अब इसको फिर से बाहर निकलना है, दैट मीन्स गिलास स्लैब है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, अब ये फिर से ईयर में आएगी, ठीक है। अब ईयर क्या है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। अब चेंज हुआ है सिनेरियो, क्योंकि ऑप्टिकली डेंसर में से ऑप्टिकली रेयरर में आना है, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने पहले रूल बताया था कि जब भी एक लाइट रे ऑप्टिकली रेयरर डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में आएगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, ठीक है। अब ये रे जो है गिलास स्लैब से बाहर आई है, इसको इमर्जेंट रे कहते हैं, ठीक है, इसको इमर्जेंट रे कहते हैं। एट दिस एंगल मेड बाय द इमर्जेंट रे विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, ई से इसको डिनोट करेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक। अब 2 बार इसमें रिफ्रैक्शन हुई, पहले ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन हुई, दैट मीन्स बेंडिंग हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर ईयर में यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुई, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब क्या है, अब ये जो इंसिडेंट रे थी इसका एक्चुअल पाथ था ये, ठीक है, एक्चुअली जो पाथ ये फॉलो करती वो ये था, बट ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट इट फॉलोज दिस पाथ, ठीक है, एज इमर्जेंट रे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ टू द बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और सिंपली वी कैन से दैट दिस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये याद रखना है, इट इज़ द displacement of incident ray from its normal position to its emergent position, ठीक है। तो उन दोनों के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है इसको सिंपली हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। तो ये है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो ये सिंपल एक एक्सपेरिमेंट है, 2 बार रिफ्रैक्शन होती है, एक बार ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन होती है, दूसरी बार ईयर में रिफ्रैक्शन होती है। एक बार जब ईयर से ग्लास में आती है तो बेंडिंग होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब ग्लास स्लैब से एयर में वापस चली जाती है तो बेंडिंग होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये जो लाइन है जो गिलास स्लैब से बाहर आती है उसको इमर्जेंट रे कहते हैं। सो द एंगल मेड बाय द इमर्जेंट रे विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ टू द इमर्जेंट रे, ठीक है, वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको सिंपली या डिस्प्लेसमेंट कहेंगे या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं उसको, ठीक है। और ये याद रखना है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसलिए एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, दैट गिव्स अस दैट इमर्जेंट रे एंड दिस इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हमें याद रखना है, ठीक है, ये इसका कंक्लूजन है। अब हम क्या कर रहे थे, अब तक प्लेन जो लेंस है, प्लेन की हम मतलब रिफ्रैक्शन देख रहे थे, ठीक है, कोई भी प्लेन मीडियम है उसमें रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। अब हम स्फेरिकल लेंसेज की बात करेंगे कि स्फेरिकल लेंसेज में रिफ्रैक्शन होती कैसे है, ठीक है। अब लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ठीक है, जिसमें रिफ्रैक्शन होती है। लेंस क्या है, लेंस इट्स अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच शोज रिफ्रैक्शन, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। अब स्फेरिकल लेंस क्या होता है, स्फेरिकल लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो बाउंड होता है बाय 2 सरफेसेस, ठीक है, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय 2 सरफेसेस, ठीक, वन आर बोथ ऑफ विच आर स्फेरिकल। इन दोनों सरफेसेस में या तो एक स्फेरिकल होगी या दोनों सरफेस स्फेरिकल होगी, डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ लेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लेन कन्वेक्स लेंस होता है, उसमें एक सरफेस प्लेन होती है और एक सरफेस कन्वेक्स होती है, दैट मीन्स एक सरफेस कर्व्ड होती है, एक सरफेस प्लेन होती है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे कन्वेक्स लेंस की, कनकेव लेंस की, इनमें से दोनों जो सरफेसेस है इनकी वो दोनों ही स्फेरिकल होती है। अब स्फेरिकल लेंसेज 2 टाइप्स के होते हैं, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस वो टाइप का लेंस है जो मिडल में थिकर होता है और एजेस में थिनर होता है, दैट मीन्स एट एजेस इट इज़ थिन एंड एट सेंटर इट इज़ थिक।
तो इस टाइप के लेंस को कन्वेक्स लेंस कहते हैं, या सिंपली इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि इस पे जो रेज आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये उनको कन्वर्ज करता है एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे उनको कन्वर्ज करता है। हमने मिरर के केस में क्या कहा कि कन्वेक्स लेंस इज अ डाइवर्जिंग, सॉरी कन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, लेकिन लेंसेज के केस में क्या है, कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, क्योंकि ये जो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है उनको एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। कनकेव लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस थिनर एट द मिडल होता है और थिकर एट द एजेस होता है, ये उल्टा होता है, ठीक है, ये थिनर एट द सेंटर होता है और थिकर एट द एजेस होता है। इसको हम कहते हैं, इट इज़ नोन एज द डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि जब इस पे पैरेलल रेज आती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये उनको डाइवर्ज करता है, ठीक है, इट डाइवर्जेस देम, ठीक है, ये इनको डाइवर्ज करता है। और जो हमें ये डाइवर्जेड रेज दिखती है, ये हमें लगता है कि ये एक पॉइंट से डाइवर्ज होकर आई है, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। और ये याद रखना है, कन्वेक्स लेंस जो होता है उसमें दोनों जो सरफेस है वो ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए वो उनको जब कन्वर्ज करता है वो अदर साइड ऑफ द मिरर करता है उनको कन्वर्ज, ठीक है, दैट मीन्स कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द रेज ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक। लेकिन ये जो कनकेव लेंस है ये उनको डाइवर्ज करता है, लेकिन देज अपीयर टू बी कन्वर्ज फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द लेंस, जहाँ से वो आई है हमें लगता है वो वहीं से डाइवर्ज होके आई है, ठीक है, ये मेन डिफरेंस, ये हमें याद रखना है। अब कुछ टर्म्स जैसे हमने उसमें डिस्कस की थी वैसे ही इसमें भी डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल फोकस क्या होता है, ठीक है, ऑप्टिकल फोकस क्या होता है, इट्स द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस, लेंस का जो सेंटर, जैसे उसमें हमने पोल पढ़ा था, इसी तरह से लेंसेज में जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम ऑप्टिकल फोकस कहते हैं, ठीक है। अब ऑप्टिकल फोकस में से जो लाइन पास होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जैसे हमने उसमें पढ़ा था मिरर में कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से जो लाइन पास होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसी तरह से लेंसेज के ऑप्टिकल सेंटर में जो लाइन पास होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब फोकस क्या होता है, अब फोकस एक पॉइंट है जहाँ पे रेज कन्वर्ज होती है, कन्वर्ज किस में होती है, कन्वेक्स लेंस में, ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर। जब भी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो ये जो कन्वेक्स लेंस है उनको कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर लेंस नोन एज फोकस पॉइंट, ठीक है। और अपीयर टू कन्वर्ज किस में होता है, कनकेव लेंस में। कनकेव लेंस क्या करता है, कनकेव लेंस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जब भी इस पे पैरेलल रेज आती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये उनको डाइवर्ज करता है, लेकिन हमें वो लगता है कि वो डाइवर्जन जो हुआ है एक पॉइंट से हुआ है, जब हम उसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो एक पॉइंट पे मिल जाता है ऑन द सेम साइड ऑफ द इंसिडेंट रेज, ठीक है, तो उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, ठीक। सो फोकस इज अ पॉइंट बाय रेज कन्वर्ज और अपीयर टू कन्वर्ज, ठीक है, अपीयर टू डाइवर्ज, ठीक, आफ्टर रिफ्रैक्शन इन लेंस, उसको कहते हैं फोकस। अब जैसे मिरर में साइन कन्वेंशंस थे, इसी तरह से लेंसेज में भी साइन कन्वेंशंस है, सेम साइन कन्वेंशंस लेंस में भी है जैसे मिरर में हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो कन्वेंशंस क्या है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि सारी मिरर में जो सारी लेंथ्स जो हम डिस्टेंस लेते थे वो पोल से लेते थे, लेकिन लेंस में क्या है कि सारी जो डिस्टेंसेस हम लेंगे वो ऑप्टिकल फोकस से लेंगे, दैट मीन्स ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल फोकस ओ, ठीक है। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड राइट टू द ऑप्टिकल फोकस आर टेकन एज पॉजिटिव, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड लेफ्ट टू द ऑप्टिकल फोकस आर टेकन एज नेगेटिव, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड डाउनवर्ड टू द principal axis are taken as negative, all distances measured upwards from the principal axis are known as are taken as positive। एंड हमेशा ये याद रखना है जो ऑब्जेक्ट लेते हैं हम वो उसमें भी लेफ्ट साइड लेते हैं और इसमें भी लेफ्ट साइड लेते हैं, और जो इंसिडेंट रेज आती है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये साइन कन्वेंशन से दोनों में सेम है, बस उसमें पोल से हम मेजर करते थे, इसमें ऑप्टिकल फोकस से मेजर करते हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो दोनों में अलग अलग है। तो कन्वर्जिंग लेंस और कन्वेक्स लेंस जिसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं उसमें प्रिंसिपल फोकस होता क्या है, फोकल लेंथ होती क्या है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस कन्वर्जिंग लेंस का एक पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे बीम्स जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के वो कन्वर्ज होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक, ये हमें याद रखना है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस आर इज दैट पॉइंट at which the lens converges the beam of light parallel to the principal axis after refraction, ठीक है, जहाँ पे वो उनको कन्वर्ज करता है on the other side of the लेंस, ठीक है, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस जहाँ पे वो उनको कन्वर्ज करता है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज फोकल लेंथ। तो ये याद रखना है, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक जो लेंथ है उसको फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ इज पॉजिटिव बाय साइन कन्वेंशन एंड फोकस इज रियल। तो कन्वेक्स के केस में क्या है, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि वो राइट टू द ऑप्टिकल सेंटर होती है, ठीक है, और जो फोकस जो होता है रियल होता है, ये हमेशा याद रखना है। अब डाइवर्जिंग लेंस के केस में क्या है, जिसको हम कनकेव लेंस कहते हैं, उसमें प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ होती है क्या है, ठीक है। तो डाइवर्जिंग लेंस और कनकेव लेंस के केस में प्रिंसिपल फोकस क्या होता है,
Principal focus of a diverging lens is a point from which beam of a light parallel to the principal axis after refraction appears to diverge. ठीक है, हमें लगता है कि वहाँ से वो डाइवर्ज हुई है, तो ये याद रखना है कि जब भी लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो उनको डाइवर्ज करता है, लेकिन हमें क्या लगता है वो डाइवर्ज हुई है एक पॉइंट से। ठीक है, जब हम उसको रिट्रेस करते हैं बैक टू द पॉइंट, तो हमें लगता है एक पॉइंट से वो डाइवर्ज होकर आई है। तो इस पॉइंट को जो ऑन द सेम साइड ऑफ दैट ऑफ द इंसिडेंट रेज, जहाँ से इंसिडेंट रेज आई है उसी साइड वो लाई करता है। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक, अब इसी तरह से द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज फोकल लेंथ। इसमें क्या होता है कि फोकल लेंथ नेगेटिव होती है क्योंकि डिस्टेंस लेफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट है, बाय मीन्स ऑफ साइन कन्वेंशन इट इज़ टेकन एज नेगेटिव। एंड फोकस वर्चुअल होता है क्योंकि इसमें एक्चुअली में लाइट रेज वहाँ पे मीट नहीं करती, हम क्या करते हैं, हम दीज अपीयर टू मीट एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इसीलिए फोकस वर्चुअल होता है। तो ये हमें एक नोट याद रखना है कि लेंसेज के केस में दो फोकस होता है, दो फोकस होते हैं। एक होता है जहाँ से मतलब इंसिडेंट रेज आती हैं, और दूसरा होता है अपोजिट साइड ऑफ द लेंस, क्योंकि दोनों जो सरफेसिस लेंस की होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए दो फोकसेस होते हैं और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं। ठीक है, याद रखना है हमें। अब जैसे ये टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं, जैसे हमने लेंसेज में रूल्स पढ़े थे कि रिफ्रैक्शन के रूल्स है, इसी तरह से लेंसेज में भी रिफ्रैक्शन के रूल्स है। तो पहला रूल क्या है कि कन्वेक्स लेंस में जब भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो उसको फोकस के थ्रू पास करा देता है ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। जब भी एक लाइट इंसिडेंट टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो ये जो कन्वेक्स लेंस है उसको फोकस में पास करा देता है फ्रॉम ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, यहाँ से वो पास आई है तो फोकस में पास कर देगा वो ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, लेकिन कनकेव लेंस के केस में क्या है कि जब भी कनकेव लेंस में एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो लगता है हमें कि डाइवर्ज हुई है, वो उसको डाइवर्ज करता है, लेकिन हमें लगता है कि एक पॉइंट से डाइवर्ज होकर आई है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज दैट ऑफ द इंसिडेंट रे। ठीक है, उसी साइड से हमें लगता है कि वो डाइवर्ज होकर आई है, तो उसको वो डाइवर्ज करके मतलब हमें वो लगता है कि वो फोकस से डाइवर्ज होकर आई है। तो ये याद रखना है कि जब भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे आती है तो वो उसको फोकस में पास करा देगा या अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। ठीक, दूसरा रूल क्या है कि अगर अब क्या है, अब लाइन एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू द फोकस आई है, अब एक इंसिडेंट रे फोकस के थ्रू आई है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और if the incident ray is directed towards the focus is in case of concave lens। ठीक है, in case of concave lens if the incident ray is directed towards the focus it will pass parallel to the principal axis। ये हमें दूसरा रूल याद रखना है कि अगर एक इंसिडेंट रे डायरेक्ट हुई है मतलब उसकी डायरेक्शन थी टुवर्ड्स द फोकस इन केस ऑफ कनकेव लेंस, ठीक है, तो वो जो पास होगी जब आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो पास हो जाएगी। ठीक, तीसरा केस क्या है, दोनों के केस में, कन्वेक्स के केस में और कनकेव के केस में, अगर एक रे ऑफ लाइट पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू तो वो अनडेविएटेड पास होगी। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है इसलिए वो विदाउट एनी डेविएशन पास होगी। ठीक, ये तीसरा रूल है। अब इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं हम, ये तीन रूल इसमें गवर्न करेंगे। ठीक है, तो पहला केस क्या है कि हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, अब द प्रिंसिपल एक्सिस हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया कन्वेक्स लेंस के केस में। ठीक है, हमने कन्वेक्स लेंस लिया और ऑब्जेक्ट हमने लिया इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो एक पैरेलल रेज आएंगी यहाँ से, तो ये क्या करेगा, इनको फोकस में पास कराएगा बाय मीन्स ऑफ रूल्स। ठीक है, तो इमेज जो बनेगी फोकस पे बनेगी ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस F2। तो इमेज कैसी बनेगी, इट विल बी हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी होगी एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज बनेगी रियल बिकॉज रेज एक्चुअली इमिटेड एंड इन्वर्टेड। जब आप कॉपी बनाओगे थोड़ी सी इन्वर्टेड बनेगी, छोटी सी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था और जो इमेज बनी है वो फोकस पे बनेगी एट F2, दैट मीन्स ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, और इमेज है हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, दूसरा केस क्या है कि अब हमने F2 दैट मीन्स 2F2 का मतलब क्या है 2F1 का मतलब क्या है C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर 1। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, क्योंकि दो ट्रांसपेरेंट सरफेस होती है एक लेंस में, इसलिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। सो रिलेशन बिटवीन सेंटर ऑफ एंड कर्वेचर एंड फोकस इज R इज इक्वल टू 2F। ठीक है, तो डबल द फोकल लेंथ इज इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट को खड़ा करा है। ठीक है, तो एक इंसिडेंट रे ये आएगी जिसको ये फोकस में पास करा देगा। ठीक है, फोकस के थ्रू पास कर देगा। एक आएगी ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, सो बाय रूल इट विल गो अनडेविएटेड। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों रेज मीट करेंगी और यहाँ पे इमेज बनेगी। ठीक है, इमेज विल बी इन्वर्टेड, इमेज विल बी डिमिनिश्ड एंड इमेज विल बी रियल। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ इमेज होगा। अब तीसरा केस क्या है कि अब हमने C1 और सिंपली 2F1 पे
ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया, ठीक है। एक रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल गो थ्रू फोकस, ठीक। दूसरी रे आएगी फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, इट विल गो अनडेविएटेड। सो यहाँ पे इमेज बनेगी 2f2 में, ठीक है, 2f2 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था C1 पे, इमेज बनी C2 पे, ठीक है। तो इसका मतलब जो साइज़ होगा इमेज का और सॉरी ऑब्जेक्ट का और इमेज का वो सेम होगा। इमेज विल बी ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज होगी रियल क्योंकि एक्चुअल में रेज मीट हुए हैं और इमेज बनेगी इन्वर्टेड, ठीक है। ये नेचर ऑफ द इमेज है। चौथा केस क्या है कि जब हमने C1 एंड F1 दैट मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया है। एक इंसिडेंट रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो पास होगी फोकस में ऑन द अदर साइड, ठीक है। एक आएगी ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जो अनडिवेटेड पास होगी, ठीक है। तो इमेज जो बनेगी, इमेज बनेगी बियॉन्ड C2 और बियॉन्ड 2f2, ठीक है, बियॉन्ड 2f2। तो जब हम नेचर फाइंड करेंगे इस इमेज का तो इमेज होगी एनलार्जर दैट मीन्स लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज होगी रियल बिकॉज एक्चुअली द रेज मेट एंड इमेज विल बी इन्वर्टेड, ठीक है। जब पांचवा केस क्या होगा कि हमने अब फोकस पे, पहले फोकस पे F1 पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। एक इंसिडेंट रे आएगी वो पास होगी F2 के क्योंकि इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो थ्रू द फोकस F2 ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ऑप्टिकल लेंस के थ्रू पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होगी तो वो अनडिवेटेड पास होगी, ठीक। तो चूंकि यहाँ पे ये मीट नहीं कर रहे, अगर हम उनको एक्सटेंड करें इन्फिनिटी तक तो हमें शायद ये इन्फिनिटी पे मीट करे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अगर हम अब इनको इन्फिनिटी पे मतलब बहुत एट लार्जर डिस्टेंस हम उनको एक्सटेंड करते जाएंगे तो एट इन्फिनिटी दिस मीट्स, ठीक है। तो इस केस में क्या बनेगी, एट इन्फिनिटी ये इमेज बनेगी, ठीक है। इमेज क्या होगी, हाईली एनलार्ज दैट मीन्स वेरी मच लार्जर दैन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज होगी रियल, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में रेज मीट करेंगे, इमेज विल बी इन्वर्टेड, ठीक है। ये पांचवा केस है। छठा केस क्या है, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन फोकस 1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो एक रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल गो थ्रू द फोकस F2, ठीक। एक रे आएगी ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, इट विल गो अनडेविएटेड। सिंस दीज आर डाइवर्जिंग रेज, ये इधर की तरफ डाइवर्ज हो रही है, ये इधर की तरफ जा रही है। सिंस दीज आर डाइवर्जिंग रेज, ठीक है, ये डाइवर्जिंग रेज हो रही है दैट मीन्स इन्फिनिटी पे ये मीट नहीं करेंगे। अब अब हम क्या करेंगे, इनको रिट्रेस करेंगे बैकवर्ड्स, ठीक है। बैकवर्ड्स इनको रिट्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो इमेज बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो जब हमने नेचर ऑफ इमेज देखा तो हाईली एनलार्जर थी दैट मीन्स लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज वर्चुअल है क्योंकि एक्चुअली में रेज हमने मीट नहीं कराई, दीज अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट, ठीक है। और इमेज इज इरेक्ट, और इमेज मतलब इरेक्ट है, ठीक है। तो ये थे 6 केसेस इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। अब उनको हमने एक टेबल में ला के रख दिया। जब इमेज थी, जब ऑब्जेक्ट था बिटवीन F एंड लेंस दैट मीन्स फोकस 1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, इमेज थी ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड इमेज भी बनी। इमेज थी लार्जर दैट मीन्स दिस इज द केस 6, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड दिस इज केस फर्स्ट दैट मीन्स when the object is at infinity, image is at focus, image format is at focus F2 on the other side of the lens, image format is highly diminished, nature of image is real and inverted। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब इमेज विजुअलाइज करते हैं इनके सब कन्वेक्स लेंस में। अब हमें पता है कि जब हमारे पहले केस में ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, तो जो इमेज बनी वो फोकस पे बनी ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। और हम क्या करते गए, फिर जब हम फोकस की तरफ वो उसको लाते गए, ऑब्जेक्ट को फोकस की तरफ, पहले F1 की तरफ लाते गए, इमेज चली गई इन्फिनिटी की तरफ। सो एज द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू द कन्वेक्स लेंस फ्रॉम इन्फिनिटी टू फोकस, द इमेज मूव्स अवे फ्रॉम कन्वेक्स लेंस फ्रॉम फोकस टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स जब ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे तो इमेज बनी थी फोकस पे, और जब लास्ट में हमने फोकस पे लाया ऑब्जेक्ट तो इमेज बनी इन्फिनिटी पे। इसका मतलब जैसे ही हमने इन्फिनिटी से फोकस पे लाया ऑब्जेक्ट को, इमेज चली गई फ्रॉम फोकस टू इन्फिनिटी, इमेज दूर दूर चली गई, ठीक है। ऑल्सो द साइज ऑफ द इमेज गोज ऑन इंक्रीजिंग, और जैसी हम मतलब ऑब्जेक्ट क्लोज लाते गए लेंस के, साइज ऑफ द इमेज गोज ऑन इंक्रीजिंग, इमेज का साइज इंक्रीज करता चला गया। एंड द इमेज इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड, और इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनी। ओनली इन द केस व्हेन, इन द लास्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड ऑप्टिकल सेंटर, जिसमें ऑन द सेम साइड इमेज भी बनी, और इमेज बनी थी क्या, इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है। अब कनकेव लेंस के केस में इमेज फॉर्मेशन क्या होगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है, द इमेज इज फॉर्मेट एट फोकस F1। अब यहाँ से प्रिंसिपल मतलब इंसिडेंट रेज पास होंगी तो वो क्या करेगा इट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस, इसको डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। जैसे ये इनको डाइवर्ज करेगा इंसिडेंट रेज को आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो हमें क्या लगेगा कि ये जो डाइवर्जन हुआ है ये एक पॉइंट से डाइवर्ज होकर आई है। जब हम उनको रिट्रेस करेंगे तो वो इस पॉइंट से हमें लगेगा कि इस पॉइंट से डाइवर्ज होकर आई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इमेज बनेगी उस चीज़ की, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी इस पॉइंट पे, बिकॉज दीज अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। तो F1 पे इमेज बनेगी, ठीक है। तो जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, इमेज बनी F1 पे, दैट मीन्स ऑन द सेम साइड ऑफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है।
ये जो इमेज होगी ये हाईली डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ये बहुत छोटी होगी एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये वर्चुअल होगी, दैट मीन्स रेज डू नॉट एक्चुअली मेट बट दिस अपीयर टू मेट एट फोकस, ठीक है। और इरेक्ट होगी, दैट मीन्स जैसे इसका टॉप होगा वैसे ही इसका भी टॉप होगा, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि अब इसको इन्फिनिटी से व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड फोकस F1, अब फोकस F1 और इन्फिनिटी के बीच में किसी भी पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। तो इमेज क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल एक इंसिडेंट रे इस तरफ से आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसको डाइवर्ज करेगा एंड इट सीम्स दैट इट कम्स फ्रॉम द फोकस F1, ठीक है। तो यहाँ से वो हमें लगेगा कि आई है। दूसरा क्या होगा कि दूसरा ये ऑप्टिकल सेंटर में फॉर एग्जांपल एक इंसिडेंट रे पास कराएगा तो ये अनडिवाइडेड चली जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये दो रेज आपस में मिली है, ठीक है। सो द इमेज विल बी क्रिएटेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड F1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड F1 इमेज इज क्रिएटेड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये याद रखना है। दो ही केस है कनकेव लेंस के केस में। जब एक केस में जब इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इमेज बनी, इमेज कहाँ पे बनी, इमेज बनी फोकस पे, ठीक है। और दूसरे केस में जब इन्फिनिटी और F1 के बीच में किसी भी पोजीशन पे था तो इमेज बनती है F1 और O ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। तो इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या है, इट इज डिमिनिश्ड, दैट मीन्स स्मॉलर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल दैट मीन्स रेज डू नॉट एक्चुअली मेट बट अपीयर टू मेट एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, दैट मीन्स इट इज ऑफ सेम नेचर दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स इट स्टॉप इज अबव द it is foot lies on the principal axis, its top is above the principal axis, so it is erect। तो ये कनकेव लेंस के केस में इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है। अब जैसे हमने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर यानी स्फेरिकल मिरर्स के केस में हमने लेंस फार्मूला पढ़ा, ठीक है। इसी तरह से इस केस में लेंस फार्मूला है। लेंस फार्मूला क्या है, लेंस फार्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, फोकल लेंथ f, ठीक है। इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको लेंस फार्मूला कहते हैं। और लेंस फार्मूला एक्सप्रेस होती है 1/u v प्लस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो इसको कहते हैं लेंस फार्मूला, ठीक। अब मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन सेम है, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI/H0, ठीक है, HO। और मैग्निफिकेशन कैन बी आल्सो बी रिलेटेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। सो बाय साइन कन्वेंशन वहाँ पे नेगेटिव थी, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन है। अब जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर के विदाउट टचिंग जब हम उसको डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, इसी तरह से इसमें भी विदाउट टचिंग द मिरर लेंसेज हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश द लेंसेज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उस लेंस को किसी बुक के पेज पे रख देंगे। अगर वो बुक के पेज के जो वर्ड्स है वो एनलार्ज हुए, दैट मीन्स वो बड़े हमें दिखाई देने लगे, ठीक है। तो इसका मतलब लेंस जो है कन्वेक्स लेंस है। और सिंपली वी कैन से दैट कन्वेक्स लेंस एनलार्जेस द इमेज, एनलार्जेस द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो इमेज उस पर बनती है वो एनलार्जेड बनती है कन्वेक्स लेंस के केस में। सो अगर हम उसको किसी बुक के पेज पे रखेंगे, अगर हमें वो वर्ड्स एनलार्जेड दिखे तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये कन्वेक्स लेंस है। अगर वो डिमिनिश दिखे, मतलब छोटे छोटे वर्ड्स दिखे हमें, तो उसका मतलब वो कनकेव लेंस है, ठीक है। अब यूजेस क्या है लेंसेज के, दिस आर यूज इन स्पेक्टेकल्स, ठीक है। ये चश्मों वगैरह में यूज़ होते हैं जिसकी मतलब डिफेक्ट्स होते हैं, आई डिफेक्ट्स, तो वहाँ उसको क्योर करने के लिए यूज़ होते हैं। दे आर यूज इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कैमराज, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इनमें भी लेंसेज यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये इनके यूज है बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेज। अब एक और टर्म है पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस होता है क्या है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस, दैट मीन्स वो रेज को कन्वर्ज करता है। जो कनकेव लेंस है वो रेज को डाइवर्ज करता है। अब कोई भी लेंस है, ठीक है, वो कितना रेज को कन्वर्ज करे। फॉर एग्जांपल अगर दो कन्वेक्स लेंस हम ले तो उनका मतलब सेम, वो उनका कन्वर्जिंग पावर सेम नहीं होगा, ठीक है। तो अब किसी लेंस की कितनी कैपेसिटी है कि वो रेज को कन्वर्ज करे, या किसी लेंस की कितनी कैपेसिटी है कि वो रेज को डाइवर्ज करे, तो उसको कहते हैं उसकी इतनी पावर है, उसका इतना पावर है, ठीक है, उसकी इतनी कैपेसिटी है। सो पावर ऑफ ए लेंस इज सिंपली द कैपेसिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। किसी भी लेंस में कितनी पावर है, कितनी कैपेसिटी है कि वो किसी रेज को कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे, उसको कहते हैं पावर ऑफ ए लेंस। इट इज़, और सिंपली वी कैन से इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। तो अगर मीटर में फोकल लेंथ हमने ले ली तो पावर होगी यूनिट की डायोप्टर, ठीक है। ये याद रखना है, अगर फोकल लेंथ मीटर में होगी तो पावर होगी यूनिट, इसकी यूनिट होगी पावर की डायोप्टर, ठीक। पावर इज इक्वल टू 1 अपन फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपन पावर। सो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर डिनोटेड बाय डी, ठीक। अब ये है कि अगर अब हमें एक डायोप्टर को डिफाइन करना हो तो एक डायोप्टर पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो किसी भी लेंस की जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी तो हम कहेंगे उसकी पावर एक डायोप्टर की है। तो हमें ये याद रखना है, कोई भी लेंस, ठीक है, कोई भी लेंस जिसमें फोकल लेंथ 1 मीटर की हो तो हम कहते हैं कि उसकी पावर एक डायोप्टर की है। तो अब उसको मतलब आप इंक्रीज़ करते जाओ लेंथ को या डिक्रीज़ करते जाओ, उसकी पावर इंक्रीज डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स पावर ओनली डिपेंड्स ऑन फोकल लेंथ। द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव सिंस focal length of a convex lens is positive, so power of a convex lens is positive, and focal length of a concave lens is negative because it is on the left side of the optical center, so power of the concave lens is negative by sign conventions। ये हमें लेना है, ठीक है।
ड्यू टू फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंसेज पॉजिटिव, ये जो मैंने बताया। अब क्या करते हैं, कभी कभी डिफेक्ट्स में क्या करते हैं हम, या कैमराज टेलीस्कोप्स वगैरह में यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है, बहुत सारे लेंसेज हम यूज़ करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज़ क्यों करते हैं, तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन को इंक्रीज़ करने के लिए हम लेंसेज को कंबाइन करते हैं, या इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिफेक्ट्स काज्ड ड्यू टू यूज़ ऑफ सिंगल लेंस सच एज क्रोमैटिक एबरेशन, ठीक है। तो बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, उनको कम करने के लिए भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लेंसेज आपस में यूज़ करते हैं। तो उनकी पावर अगर निकालनी हो तो हम इंडिविजुअल लेंस की पावर निकालेंगे, उनको ऐड करेंगे जितने भी लेंसेज है, तो हमें उनकी टोटल पावर मतलब दिख जाएगी, पावर निकल आएगी, ठीक है। तो ये था पूरा, यहाँ से यहाँ पे ख़त्म हुआ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 10th क्लास का। इसके बाद हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे। तो अगर किसी को भी मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मतलब डाउट हो, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। तो ये अब इस वीडियो लेक्चर के साथ हमारा ये जो टॉपिक है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 10 मार्क्स कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। तो इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि जो आगे वीडियो लेक्चर्स में पूरी फिजिक्स को कवर करने वाला हूँ। इसके बाद हम ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड पढ़ेंगे। तो जिसको भी डाउट होगा और इसको मतलब बेल आइकन को प्रेस करना, तो आगे जो वीडियोस होंगी जो मैं अपलोड करूँगा वो आपसे आपको पहले ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे फॉलोड एंड गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।